मेरा नाम शिरीन आज़म है। मैं राइटर हूँ, पिछले 4-5 साल से मीडिया इंडस्ट्री में हूँ और उससे पहले मैंने मास्टर्स किया है और अभी मैं अगले महीने से पीएचडी स्टार्ट करने वाली हूँ। आज मैं आप सबसे बात करना चाहती हूँ अबाउट राइटिंग एज मुस्लिम वुमेन। राइटिंग के बारे में भी कुछ बात करूँगी, कुछ टिप्स वगैरह भी देने की कोशिश करूँगी, लेकिन आप लोग ज़्यादा पार्टिसिपेट करें तो ज़्यादा मज़ा आएगा और मैं भी कुछ सीखूँगी। और ये भी बात करना चाहूँगी कि सिर्फ राइटिंग के पॉइंट्स के बारे में नहीं, हमें लिखना ज़रूरी क्यों है, इस बारे में भी बात करना चाहूँगी। तो पहले हम शुरुआत करें। मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो वन ऑफ द मोस्ट बैकवर्ड कम्युनिटीज है इंडिया में। काफ़ी पिछड़ा हुआ कम्युनिटी है एजुकेशन के मामले में। बहुत सारी रीज़न है इसके, उसमें मैं अभी नहीं जाना चाहूँगी, लेकिन बात यह है कि अगर आप में से हम एक ग्रेजुएट हैं तो हम बहुत कम लोगों में से हैं जो अपनी बात आगे रख सकते हैं, और इस चीज़ का हमें फ़ायदा उठाना चाहिए, क्योंकि मुस्लिम औरतों के बारे में सब लोग बात करना चाहते हैं। सबके पास ओपिनियन होते हैं कि मुस्लिम वुमेन ऐसी होती है, उनका लाइफ ऐसा होता है, ऐसा ऑपरेशन होता है, नहीं होता है। बहुत कम मुस्लिम औरतें अपने बारे में बात कर पाती हैं, और इसलिए लिखना हमारे लिए और भी ज़्यादा ज़रूरी है। और राइटिंग और पावर का बहुत पुराना रिलेशनशिप है। शुरू से लिखते वही लोग हैं या वही कम्युनिटीज के लोग हैं जिनके पास पावर है, पैसा है। एक स्टीरियोटाइप है कि जो राइटर होता है वो बहुत गरीब होता है, उसके कपड़े फटे हुए होते हैं, वो जूते घिस घिस के लिखता है। बहुत जगह आप देखेंगे पॉपुलर कल्चर में कि एक ऐसा गरीब राइटर का इमेज आता है, लेकिन ये आधा सच है। ये बात है कि राइटिंग में बहुत पैसा नहीं है, लेकिन ये भी सच है कि लिखते पढ़ते वही लोग हैं या वही लोग आगे आके प्रोफेशनली लिख सकते हैं जिनको ऑलरेडी एक प्लेटफॉर्म मिलता है, एक माहौल होता है जहाँ वो पढ़ सके, उनको एक एक्सपोजर मिलता है, उनको पुश मिलता है कि आपकी बात, आप जो लिख रहे हो वो कोई पढ़े। तो पावर और राइटिंग का बहुत पुराना रिलेशनशिप है। जैसे एक सर्वे हुआ था न्यूज लॉन्ड्री नाम की वेबसाइट में, जिसमें उन्होंने डिस्कवर किया था कि करीब 80% नो 89% ऑफ ऑल एडिटर्स जो लीडरशिप पोजीशन में हैं, एडिटर्स इंडिया में, वो सारे जनरल कैटेगरी, जनरल कास्ट कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। मतलब वो सारे सवर्णा है या अशराफ हैं। तो और हिंदी मीडिया में ये परसेंटेज 100% है। मतलब जितने टॉप एडिटर्स हैं, जितने लोग कमांड करते हैं कि आज क्या टॉप न्यूज होगी, आज प्राइम टाइम क्या होगा, ये सारे सिर्फ 10 से 15% जनरल कैटेगरी एक्चुअली पॉपुलेशन कंप्राइज करती है। सिर्फ ये लोग डिसाइड करते हैं कि क्या न्यूज बनेगा, और बाकी जो दलित, आदिवासी, ओबीसी कास्ट हैं, जिसमें बहुत सारे मुस्लिम कास्ट भी आते हैं, ये सारे लोग का कोई रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है मीडिया में। ये लोग अपनी कहानी नहीं लिख सकते। तो ऐसा प्लेटफॉर्म बना हुआ है कि हमें लगता है कि जो टॉप राइटर्स हैं, जो हम वर्ल्ड के टॉप राइटर्स पढ़ते हैं, इंडिया के टॉप राइटर्स हैं, ये सिर्फ अपर कास्ट मैन होंगे या वाइट मैन होंगे। तो ये इसलिए नहीं है कि उनकी स्टोरी सच में बहुत अच्छी है या मतलब इतनी एक्सेलेंट है कि और कोई आगे आ ही नहीं सकता। ये इसलिए है क्योंकि शुरू से इन्हीं लोगों को मौका मिला है अपनी बात बोलने का, उनकी बात सुनी जाती है, और वैसे ही लोग और लिखते जाते हैं। एक राइटर है परिमिता वोरा, उनने हाल में एक पॉडकास्ट में बहुत फनी सा इंसिडेंट शेयर किया था। उन्होंने बोला था कि हमारे सबके घर में एक अंकल होते हैं, शायद आपके घर में भी होंगे, जिनका काम होता है हम सबको बोर करना। वो बहुत ही धीरे धीरे बहुत ही बेकार सी ऑब्वियस सी बात हमें सुनाएंगे, पॉलिटिक्स के बारे में कि देश में ये चल रहा है, या फिर ये तुम्हें ये ऐसा करना चाहिए, ये स्ट्रीम अच्छा है, कॉमर्स मत लो, साइंस लो, या कॉमर्स लो, ये मत लो। उनके पास हर चीज का ओपिनियन है और वो बहुत ही कॉन्फिडेंस से अपनी बात बोलते हैं। उन्हें लगता है उनका हक है, उनका राइट है आपका टाइम बर्बाद करना। उन बहुत ही आराम से वो आपका वक्त बर्बाद करेंगे और आप भी सुनते रहते हैं, क्योंकि हमें आदत हो गई है ऐसे लोगों को सुनने की। और कभी कभी लगता है इन लोगों को देख के कि इतना कॉन्फिडेंस कैसे आता है इन लोगों को, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमारे दिमाग में ये बात नहीं आई पहले, या हमको नहीं सूझा कि ये सही है, लेकिन कहीं ना कहीं एक झिझक होती है बहुत लोगों में,
कि हम आगे बोल नहीं पाते, खासकर मार्जिनलाइज कम्युनिटीज औरतों को ये झिझक होती है कि हमको लगता है कि हम जो बोल रहे हैं वो शायद उतना इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन वही चीज दूसरे मर्द और अपर कास्ट लोग बहुत आराम से ऑब्वियस बात बोल लेते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें वो कॉन्फिडेंस लाना है अपने में, मतलब सिर्फ बोर करने के लिए नहीं, लेकिन ये करने के लिए कि हम जो बोल रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है और हम अपनी कहानी बताएंगे। एक सबसे इजी एग्जांपल है रिसर्च का। बहुत सारे रिसर्चर्स भी होंगे इस ग्रुप में, मैं भी रिसर्चर हूँ, तो ये सारी बातें मेरे पे भी अप्लाई होती है। रिसर्चर्स का काम होता है, और बहुत सारे जर्नलिस्ट भी काम करते हैं, जैसे एथनोग्राफी एक फील्ड है रिसर्च की, जिसमें लोग जाके इंटरव्यूज लेते हैं एक कम्युनिटी के। अगर मैं स्टडी करना चाहती हूँ मुस्लिम औरतों को, तो मैं किसी गांव में जाऊंगी या मैं किसी स्लम में जाऊंगी और मैं वहाँ पे पढ़ूंगी कि अच्छा ये मुस्लिम औरतें हैं, ये क्या सोचती हैं या क्या बोलती हैं, ये घर में कैसे काम करती हैं, इनका दिन कैसे बीतता है, मैं ये सब नोट करूंगी मैं। और मैं इस पे पेपर लिखूंगी, मेरा पेपर कहीं प्रेजेंट होगा, और मैं बुक लिखूंगी, मेरा प्रमोशन होगा, मेरा करियर में मैं आगे बढ़ूंगी। लेकिन ये जो कहानियां हैं ये पिछड़े लोगों की है, और मैं हो सकता है मैं पिछड़े नहीं हूँ, लेकिन ये चीज जो एक स्ट्रक्चर है रिसर्च का और राइटिंग का, ये पावर ऐसा चलता है कि जो इंसान की सच में स्टोरी है वो बोल नहीं पाता, और बाकी लोग उसकी स्टोरी को बोल के वो अपने करियर में आगे बढ़ते हैं। तो बात यह है कि अगर जो लोग, हमारी कहानियां अगर इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर जो लोग मार्जिनलाइज्ड हैं उनकी कहानियां उतनी अच्छी नहीं हैं, तो बाकी लोग क्यों, रिसर्चर्स और क्यों जर्नलिस्ट उनकी कहानियां लिखते हैं, और क्यों उनके उसके वजह से उनके करियर में एडवांसमेंट होती है। तो हमें ये रियलाइज करना है कि हमारी जो कहानियां हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है ऑलरेडी, और एक ऐसा तरीका होना चाहिए कि हम खुद अपने से अपनी कहानियां बोल सके डायरेक्टली, बिना कोई मीडिएटर के। तो उससे रिलेटेड ये सेशन है कि हम कैसे अपनी बात और आगे ले जा सकें। और इसमें बात है लिव्ड एक्सपीरियंसेस की, जिसको मतलब बोला जाता है कि हम जो फील कर रहे हैं, जो आदमी एक्सपीरियंस कर रहा है, वो सबसे क्लोज है सच के, और सबसे अच्छा वही लिख सकता है। खासकर ये बातें दलित और अम्बेडकराइट सर्कल्स में आजकल बहुत एम्फेसिस दिया जाता है, बहुत तवज्जो दिया जाता है इस बात को कि जो एक्सपीरियंस कर रहा है, जिस कम्युनिटी का इंसान को एक्सपीरियंस कर रहा है, उस बारे में वही लिखे, बाकी लोग ना लिखें। क्योंकि जब दूसरा कोई आके जो ऑलरेडी जो लिख सकता है, जो प्रिविलेज्ड है, जिसके पास पैसा है या फिर पावर है, या वो ऑलरेडी कोई कहीं काम करता है, वो आके इन लोगों की कहानियां लिखता है, तो जो जिनकी कहानियां, उनका कोई फायदा नहीं होता है, जो लिख रहा है उसका फायदा होता है। इसलिए हमें अपनी कहानियां बोलने का एक तरीका ढूंढना है। मैं थोड़ा और डिटेल में जाऊंगी, अभी के लिए आई जस्ट स्टार्ट फ्रॉम वेरी बेसिक थिंग्स। ये आपने बहुत जगह सुना भी होगा, मैं बस आई जस्ट वांट टू गेट पास दिस, उसके आगे मैं और डिटेल में जाऊंगी। ये है कि राइट शॉर्ट सेंटेंसेस, छोटे सेंटेंसेस हमेशा ज़्यादा क्रिस्प लगते हैं। एक्टिव वॉइस ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि एक्टिव वॉइस मतलब कि अगर मैं कोई सेंटेंस बोल रही हूँ, तो जिस बात के बारे में बात कर रही हूँ वो ज़्यादा सेंट्रल हो, सब्जेक्ट ज़्यादा, उससे ज़्यादा मैं सब्जेक्ट पे डायरेक्टली बात करूँ। राइटिंग जितनी ज़रूरी है, एडिटिंग भी उतनी ज़रूरी है, और सबसे ज़रूरी चीज़ है राइटिंग में कि हम जितना पढ़ेंगे हमको राइटिंग उतना इजी लगेगा। इस में से किसी भी, कभी भी कोई, अगर आप लोग को और डिटेल में बात करना है, हम बाद में कर सकते हैं। अभी आई जस्ट गेट टू वन मेन पॉइंट, विच इज़ कि हम लोग बहुत तरीके की राइटिंग्स है, हमें पता है। डायरी, बहुत आप लोग ने फेसबुक पे कमेंट किया था कि आप लोग मतलब डायरी लिखते हैं। व्हाट्सएप में हम लोग आजकल बहुत लिखते हैं, क्योंकि बहुत लोगों से झगड़ा भी होता है तो लिखना पड़ता है। सोशल मीडिया पोस्ट बहुत लिखते हैं। प्रोफेशनली अगर देखा जाए तो 3-4 कैटेगरी ऑफ राइटिंग्स होते हैं। ओपिनियन या एनालिटिकल आर्टिकल्स होते हैं, जो पेपर के एनालिसिस, जो बीच वाले पेज होते हैं, ओपेड, वहाँ छपते हैं, जहाँ पे पॉलिसी के बारे में बात होती है, अक्सर रिलीजन, स्टेट, सेक्युलरिज्म वगैरह की बात होती है वहाँ पे। फिर रिपोर्टाज होते हैं, जो जर्नलिस्ट रिपोर्ट करते हैं अलग अलग जगह। और जिस बारे में मैं बात करना चाहती हूँ वो है पर्सनल एसे, जो फीचर राइटिंग के अंडर आता है।
पर्सनल ऐसे एक बहुत इंटरेस्टिंग फॉर्मेट है, आप लोग ने देखा भी होगा, मैं और एग्जांपल्स दूंगी, बट आई एम श्योर कि आप लोगों ने कहीं ना कहीं इंटरनेट में पढ़ा होगा। पर्सनल ऐसे एक ऐसा फॉर्मेट है जिसमें आप एक बहुत ज्यादती बात, अपनी बात को, पर्सनल बात को एक लार्जर पॉइंट से कनेक्ट करते हैं। अपने साथ, आपके साथ कुछ हो रहा है, छोटा लगे भले ही, लेकिन वो एक सोसाइटी से की में जो बड़े स्तर पे कोई काम हो रहा है, उस पर आप रिलेट कर पाए। पर्सनल स्टोरीज बहुत ज्यादा वायरल जाती हैं, क्योंकि लोगों को कहानियां बहुत पसंद है। भले ही बड़े बड़े राइटर्स ओपिनियन लिखते हैं, एनालिटिकल आर्टिकल्स लिखते हैं, लेकिन जो स्टोरीज लिखते हैं, जो लोग जिससे रिलेट कर पाते हैं, वो ज्यादा पॉपुलर होते हैं। हमेशा लोग पढ़ना चाहते हैं, इजी टू रीड भी होता है। और कोई भी बात अगर आप बताना चाहें तो हमेशा पर्सनल स्टोरी से इजी होता है किसी और को समझाना कि आपके मन के अंदर क्या चल रहा है। दो तीन स्टोरीज का एग्जांपल देना चाहूंगी। शायद आपने ये सब स्टोरीज पे पढ़ा भी होगा कि ये सब काफी फेमस स्टोरीज हैं। फर्स्ट आर्टिकल है, 3 years ago I decided to wear the hijab all the time and everyone lost it। इसकी राइटर तस्नीम पॉकेटवाला नाम की लड़की है। वो बॉम्बे में एडिटर है, मेरे जो पास्ट पब्लिकेशन थी वहां पे वो काम करती थी। उसने ये आर्टिकल लिखा है, काफी इंटरेस्टिंग है। ये सारे आर्टिकल्स के लिंक मैं बाद में आपको शेयर कर सकती हूँ अगर किसी को भी चाहिए तो। ये आर्टिकल के में इसने लिखा है कि इसकी जो घर इसका काफी मॉडर्नाइज हो गया है, घर में कोई हिजाब नहीं पहनता है, उसकी मम्मी सलवार कमीज पहनती है, साड़ी पहनती है। लेकिन इसने जब कुरान पढ़ना चालू किया तो इसको लगा कि मुझे अब पूरा हिजाब पहनना चाहिए। लेकिन जब इसने ये पहनना स्टार्ट किया तो सबसे पहले उसके घर वालों को प्रॉब्लम हुई कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तुमको जरूरत नहीं है, तुम जीन्स टॉप जो पहनती हो वही पहनो। तो इसने जो आर्टिकल लिखा, ये पूरे आर्टिकल का स्ट्रक्चर ये था कि मैंने डिसाइड किया कि मुझे कुरान पढ़ के मैंने डिसाइड किया कि मुझे ये करना चाहिए, और कैसे मेरे घर वालों ने मुझे अपोज किया। तो वो एक तरीका होता है लिखने का, और काफी इंटरेस्टिंग के एस्पेक्ट से उसने लिखा है। सेकंड पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं, ऑन द राइट साइड, this is a story of an Indian Nepalese woman, जिस basically she had too many identities। उसकी 3 आइडेंटिटी है, वो इंडियन भी है, वो नेपाली भी है, वो मुस्लिम भी है। और वो ऐसे जगह पे है जहाँ पे उसको हमेशा अजीब लगता है, उसको पता नहीं कि वो कौन है। तो उसके बारे में उसने लिखा है कि कैसे उसको हमेशा शक की नजर से देखा जाता है। हमारे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं जो हमें लगता है बहुत ही ज्यादा मंडेन है, मतलब बहुत ज्यादा एवरीडे है, कोई जरूर कुछ बहुत बड़ा नहीं हुआ हमारे लाइफ में। हमने कोई बहुत बड़ा रिकॉर्ड नहीं तोड़ा, या हमने कोई बहुत कमाल नहीं किया, किसी को मारा पीटा नहीं। तो ऐसा एक बताया जाता है कि दी स्टोरीज आर नॉट इम्पोर्टेंट, कि हमें हमको लगता है कि कोई किसी को सुनने का मन नहीं करेगा अगर हम अपनी डेली लाइफ के बारे में किसी को बताएंगे। अगर आप डॉक्टर हैं, अगर आप डेली ऑफिस काम करने जाते हैं, अगर आप घर पे खाना बनाते हैं, अपने बच्चों को देखते हैं, तो हमें लगता है कि हमारी कहानियां कौन पढ़ेगा, हम क्या लिखें ऐसा। लेकिन ये एक फॉर्मेट है जिसके थ्रू बहुत सारे इंटरेस्टिंग चीज हम देख सकते हैं, और बहुत सारे एस्पेक्ट्स अपनी जिंदगी के जो हम खुद अनकंफर्टेबल फील करते हैं। ये एक प्लेटफॉर्म है जिसको हम आगे बता सकते हैं, उसमें खुद को भी और लोगों को भी। इट्स ऑल्सो लाइक समथिंग कि आप खुद को भी, आपको जब आप लिखोगे तो यू फील कि आप ऐसी चीज जान रहे हो अपने बारे में, अपने पास्ट के बारे में, जो आपने पहले नहीं देखी है, और आप किसी और लोगों को भी अपनी पोजीशन बहुत आराम से समझा पाओगे। कुछ एग्जाम्पल्स मैंने कलेक्ट किए हैं जस्ट टू गिव अ सेंस ऑफ कि क्या क्या तरीके से हम लोग राइटिंग अप्रोच कर सकते हैं इवन व्हेन वी आर हैविंग नॉर्मल लाइव्स। नाजिया इरम एक राइटर है, उसने ये बुक पब्लिश की है 2 साल पहले, मदरिंग अ मुस्लिम। हमारे बहुत सारे घर में ऐसा होता होगा, मेरे साथ भी हुआ है, स्कूल में कोई ना कोई कुछ ना कुछ बोलता ही है कि तुम मुस्लिम हो, तुम इंडिया पाकिस्तान में क्या कौन किसको सपोर्ट करती हो, तुम्हारे घर में क्या करते हैं, बुर्का पहनते हैं, तुम्हारे पापा मारते हैं कि नहीं। तो ये सब बात हम सुनते हैं, हम शायद कैजुअली अपने दोस्तों को बोलते हैं, हमें लगा कि बस खत्म हो गई। हमें शायद कभी नहीं लगा हो कि हम इसके बारे में किताब लिख सकते हैं। लेकिन नाजिया इरम ने इस पे किताब लिखी। उनने बहुत सारी ऐसे लोगों को इंटरव्यू किया जो लोग मुस्लिम बच्चों की माँ हैं, और उनसे बात किया कि आपके बच्चों के साथ क्या क्या होता है और इसका आप पे क्या फर्क पड़ता है। और ऐसे बहुत सारे लोग थे
जिनने पहले गौर नहीं किया था और फिर उनने और समझने की कोशिश की कि उनके बच्चे के साथ क्या हो रहा है। और ये बुक काफी पॉपुलर हुई थी। बहुत लोगों को ये अचानक से रियलाइज हुआ कि मुस्लिम बच्चों का जो स्टेट, मानसिक स्टेट है, वो बहुत डिफरेंट है बाकी बच्चों से, क्योंकि उनको छोटे छोटे बातों पे ये सब बताया बोला जाता है। राइट साइड में भी एक पर्सनल ऐसे है, क्रिस्टीना थॉमस धनराज का लिखा हुआ। तो वो मेंटल हेल्थ के बारे में लिख रही है। आजकल मेंटल हेल्थ के बारे में बहुत बातें होती हैं, लेकिन उनका आर्टिकल इस एस्पेक्ट से है कि आप लोग सब मेंटल हेल्थ की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं एक दलित हूँ, मेरे लिए ये टॉपिक डिफरेंट है। और मैं आपको बताऊंगी अब कि मेरे लिए क्यों डिफरेंट है। ये दो आर्टिकल्स जो नेक्स्ट में दिखा रही हूँ, ये कॉलेज फर्स्ट वाला जो है, ये कॉलेज लाइफ के बारे में है। ये लड़की प्रेसिडेंसी कॉलेज से है, वेस्ट बंगाल से। आई थिंक आप लोग में से बहुत लोग वेस्ट बंगाल से हैं, तो आप लोग को पता होगा ये कॉलेज। और बहुत प्रेस्टिजियस कॉलेज है। वो गई थी वहाँ पे पढ़ने के लिए 10 साल पहले, लेकिन उसके साथ काफी कास्ट को लेके डिस्क्रिमिनेशन हुआ। उसको बहुत ही छोटी छोटी चीजें लोग बोलते थे, कोई बड़ी बात नहीं हुई, लेकिन छोटी छोटी चीजें लोग बोलते थे, जिसको उसने लिखना चालू किया और फिर इस आर्टिकल के फॉर्म में उसने पब्लिश किया। तो हम लोग के लाइफ में भी ऐसे बहुत सारी चीज होती हैं कॉलेज लाइफ में। इट्स नॉट ओनली कि सिर्फ मुस्लिम वुमेन के ही स्तर पे आप लिख सकते हैं, हमारी बहुत सारी आइडेंटिटीज है। सानिया भी बोल रही थी कि हम लोग में सब लोग बहुत डिफरेंट हैं, हम लोग के प्रिविलेज लेवल्स डिफरेंट हैं, और हमारे अंदर भी बहुत, मुस्लिम वुमेन भी बहुत बड़ी आइडेंटिटी है, और उसके अंदर भी बहुत सारी अलग अलग टाइप की आइडेंटिटी है जिसके बारे में हम लिख सकते हैं। राइट साइड में जो आर्टिकल है, द अगली डॉटर ऑफ अ प्रिटी मदर, काफी ये भी बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। इसमें एक लड़की लिखती है कि मेरी माँ ज्यादा खूबसूरत है मेरे से, और सब लोग बहुत ऑब्वियसली मुझे बोलते हैं कि तुम अपनी माँ की तरह कैसे, क्यों नहीं दिखती हो। और वो डिस्क्राइब करती है कि इसके वजह से उसको अपनी माँ से नफरत होने लगी। तो ये काफी मतलब माई स्मॉल सा पॉइंट है। वो 16 साल की है, आई एम श्योर 1-2 साल में वो ये भूल जाएगी। लेकिन हमारी लाइफ में ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमारे फैमिली से रिलेटेड होती है, हमारे दोस्त से रिलेटेड होती है, जो हमें लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक्चुअली में बहुत बार वो सिर्फ हमारे साथ नहीं हो रही है, वो एक सोसाइटी के लार्जर पैटर्न का पार्ट है। जैसे ये जो उस बेटी के साथ हो रहा है, वो है जेंडर रोल्स का पार्ट है कि औरत को खूबसूरत होना ही है, इसलिए उसकी माँ ज्यादा खूबसूरत है, तो उसको टॉन्ट करते हैं लोग। तो ये सारे पर्सनल एसेज बहुत इंटरेस्टिंगली कनेक्ट करते हैं हमारे पर्सनल को और जो आगे दुनिया में हो रहा है उसको। बस 2 और एग्जांपल्स मैं देना चाहूंगी यहाँ पे। जो फर्स्ट आर्टिकल, व्हाई डज इट कॉस्ट मोर टू बी अ वुमेन, ये एक लड़की है जिसने रियलाइज किया कि मेरा जो कॉस्ट है कपड़े खरीदने का, मैं मेकअप जो भी थोड़ा बड़ा वो करती है, कपड़े खरीदती है, उसका कॉस्ट उसके घर के हर मर्द जो जितना खर्चा करता है उससे ज्यादा है। और ये ऐसा नहीं है इसका मतलब कि वो ज्यादा शॉपिंग करती है, लेकिन उसको रहन उतना खरीदना ही पड़ता है टू बी एक्सेप्टेड, नहीं तो उसको लोग नहीं देखेंगे उस नजर से कि ठीक है तुमने अच्छे कपड़े पहने हैं। तो वो उसको ये थॉट आया, फिर उसने उस पर रिसर्च किया कि मैं और क्या मतलब, और क्या ये सच है कि द कॉस्ट ऑफ बीइंग अ वुमन इज मोर देन अ मैन। तो इसका आर्टिकल एक पर्सनल थॉट से निकल के और ज्यादा बड़े तबके पे गया, और उसने रिसर्च किया कि क्या ये सच है, उसने उसमें डेटा निकाला। तो ये एक और तरीका है कि अगर हम कुछ स्ट्रांगली फील करते हैं, तो जरूरी नहीं है कि हम अपनी कहानी ही लिखें, लेकिन उस थॉट से हम कोई और कनेक्ट ढूंढ सकते हैं कि लार्जर दुनिया में क्या हो रहा है, और एक पैटर्न ढूंढ सकते हैं। जैसे ये एक पैटर्न है जो कि औरतें को ज्यादा खर्चा करना पड़ता है अपने आप को मेंटेन करने के लिए, नहीं तो उनको उस नजर देखा, उनको इज्जत नहीं मिलती है सोसाइटी में। और ये एक और आर्टिकल है, व्हाई डोंट वी टॉक अबाउट मुस्लिम दलित वुमेन। इसमें भी ये जो राइटर है वो बात करती है कि जब हम मुस्लिम वुमेन के बारे में बात करते हैं, तो वो बहुत ज्यादा हम लोग उसको जनरलाइज करते हैं, जैसे एक ही तरीके की मुस्लिम वुमेन है, लेकिन मेरे बारे में कोई बात नहीं करता है। मैं एक दलित मुस्लिम वुमेन हूँ, मेरा रिप्रेजेंटेशन कहाँ है, मेरे को मतलब कहाँ पूछा जा रहा है। मैं ये बैकग्राउंड देना चाहती थी थोड़ा सा आइडियाज देने के लिए कि पर्सनल ऐसे कैसे लिख सकते हैं। अगर आप लोग में से किसी को अभी बात करना है और आइडियाज शेयर करना है कि अगर कुछ आइडियाज हैं कि
इस बारे में ऐसे लिखना है, तो हम लोग उस पर बात कर सकते हैं, आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं और उसको मैं और फाइन ट्यून करने की कोशिश कर सकती हूँ। ना या फिर हम बाद में इस सेशन के बाद में जब डिस्कशन राउंड होगा तो तब भी हम बात कर सकते हैं। तो फिर 2-3 टिप्स हैं पर्सनल एसेस के बारे में कि हम कैसे डिसाइड करें कि हम किसके बारे में क्या लिखना चाहते हैं। पहली बात यह है कि ऑब्वियसली हम किसी भी बारे में लिख सकते हैं, हमें जो भी मन है, लेकिन ये मैं पब्लिशिंग के तरीके से, पब्लिशिंग के बारे में मैं सोच रही हूँ, क्या चीज़ पब्लिश ज़्यादा होता है। तो आप डायरी में आपको जो मन चाहे आप ऑब्वियसली वो लिख सकते हैं, जितना लिखें उतना अच्छा है। लेकिन ये कुछ टिप्स हैं, ये सोशल मीडिया में अगर आप डालना चाहते हैं या फिर और कुछ ब्लॉग्स हैं, उनके नाम मैं बाद में शेयर करूँगी, आप उस पर डालना चाहते हैं तो उसके लिए एक पर्सनल ऐसे कैसे लिखना है, मैं ये थोड़े से उसके टिप्स हैं। फर्स्ट इज शेयर समथिंग दैट इज नॉट टॉक्ड अबाउट। कुछ ऐसा जो लोग बात नहीं करते हैं ज्यादा उसके बारे में, जैसे वो मुस्लिम दलित वुमेन के बारे में उसको लगता है कि लोग मेरे बारे में बात नहीं करते हैं। तो अगर आपकी ऐसी आइडेंटिटी है, जैसे वो नेपाली मुस्लिम वुमेन थी, उस आपकी आइडेंटिटी है जो उसके बारे में लोग बात नहीं करते हैं, तो उस बारे में आप बात अगर करेंगे तो बहुत लोग पढ़ना चाहेंगे। या फिर गिव अ न्यू पर्सपेक्टिव टू समथिंग दैट इज टॉक्ड अबाउट अ लॉट। जैसे तस्नीम का आर्टिकल था, हिजाब के बारे में बहुत ज्यादा बात होती है, उसने एक नया पर्सपेक्टिव दिया कि आप सिर्फ उन लोगों के बारे में सुनते हैं जिनको हिजाब फोर्स किया गया, मेरे बारे में सुनिए, मैंने खुद उसको लिया और इनफैक्ट मेरी मम्मी बहुत गुस्सा है मेरे से। तो दिस इज अ उल्टा पर्सपेक्टिव, तो इसका भी चांस बहुत ज्यादा होता है पब्लिश होने का। और थर्ड एक है कि न्यू रिलेशंस बनाना जिसके बारे में लोग नहीं सोचते हैं। जैसे फेसबुक ग्रुप में आप में से किसी ने ही कमेंट किया था कि वो एक मुस्लिम डॉक्टर हैं और उनकी फैमिली में शायद सब डॉक्टर्स हैं, और उनको ये इस बारे में लिखना था कि कि हमारे फैमिली में कैसे प्रेशर हम फेस करते हैं। तो ये इस टाइप के आर्टिकल्स बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अभी कोविड हुआ है, डॉक्टर्स के बारे में बहुत बात चल रही है और हमने मुस्लिम्स के बारे में बहुत बात सुनी है। तबलीग की जमात के साथ जो हुआ, 1-2 महीने मतलब बहुत ज्यादा इस्लामोफोबिया फैला, बहुत ज्यादा परेशानी हुई बहुत तरीके के मुसलमानों को, दोस्तों में झगड़ा हुआ और बहुत जो सब्जी वाले थे उनका बिजनेस में नुकसान हुआ। तो लेकिन हमने अभी तक ये आर्टिकल नहीं पढ़ा है कि अगर जो मुस्लिम डॉक्टर्स हैं वो कैसे फेस कर रहे हैं। तो ये दो चीज हैं, मुस्लिम्स और एक मेडिकल फील्ड, उसको हमने मिक्स करके कोरोना के टाइम पे अगर हम आर्टिकल लिखेंगे, अगर आप में से किसी कोई का एक्सपीरियंस है तो वो बहुत इंटरेस्टिंग होगा और बहुत लोग उसको पढ़ना चाहेंगे। अगर हम लोग, बहुत लोगों ने आपने कमेंट किया था फेसबुक में कि मुझे ये समझ में नहीं आता है कि मैं स्टार्ट कैसे करूं लिखना। अगर आप पर्सनल ऐसे टाइप का आर्टिकल लिखना की कोशिश कर रहे हैं तो आप पहले डिसाइड करें कि आपको किस बारे में लिखना है। आप ऐसे कौन सी चीज है जो आपको लगता है कि आप जिसके बारे में बताना चाहते हैं, आप जिसके बारे में फील करते हैं, जिसके बारे में बात नहीं होती है। अपनी यूनिक एक्सपीरियंस को आप रिकग्नाइज कीजिए और उसके बाद आप स्पेसिफिक इंस्टेंसेस को सोचिए, या फिर आपकी कोई आपकी कॉन्वर्सेशन हुआ है किसी दोस्त के साथ जिसमें कुछ बात हुई, या कोई इंसिडेंट है जिसमें एग्जैक्टली वो दिख रहा है कि ये प्रॉब्लम है। एक एग्जांपल दे सकती हूँ मैं यहाँ पे। लास्ट ईयर मेरे पेरेंट्स से मेरी बात हो रही थी और हमारे एक फैमिली फ्रेंड है, हम लोग मुस्लिम हैं और वो हिंदू हैं, लेकिन हम लोग शुरू से बहुत क्लोज रहे हैं। वो इतने क्लोज हैं हमसे कि मेरा जो बर्थ हुआ था तो मेरे फादर काम में फंसे हुए थे, तो इन अंकल ने मेरे बर्थ के पेपर साइन किए थे ऑपरेशन के। मुझे हाल में पता चला कि वो आरएसएस से कनेक्टेड हैं। तो मुझे जब ये पता चला तो मुझे बहुत बड़ा शौक लगा और मैंने अपने पेरेंट्स से पूछा कि क्या सच है, क्या ये सच है कि चाचू आरएसएस से कनेक्टेड है। तो मेरे पेरेंट्स ने बोला कि हाँ ऐसा है, लेकिन उनने कभी भी ये बात हमारे बीच आनी नहीं थी, उनने कभी भी हमें ऐसा नहीं फील कराया। तो मुझे थोड़ा सा धक्का लगा ये बात सुन के, और मेरा रिस्पॉन्स था, मेरे मुंह से निकला कि हम लोग का स्टैंडर्ड्स कितना लो है कि कोई इंसान मतलब मुसलमान से जनरली नफरत करता है, पर हमसे नफरत नहीं करता है तो हम खुश होके उनको अपना बेस्ट फ्रेंड मान लिया हमने कि कितने अच्छे हैं ये। तो ये जो कॉन्वर्सेशन था, मैंने फिर इसके बारे में सोचना चालू किया
और मैंने आर्टिकल एक लिखा, उसका नाम था बीइंग द मुस्लिम फ्रेंड। इसमें मैंने बहुत सारे अलग इंस्टेंसेस सोचे और मेरे लाइफ में क्या क्या हुए हैं एज अ फ्रेंड। मैं जब भी नॉन मुस्लिम्स के घर में गई हूँ तो बहुत ऑब्वियसली मोस्टली जगह मुझे वेलकम किया गया, लेकिन कुछ कुछ चीजें ऐसी बोली गई जो मेरे दिमाग में रह गई, कभी ना कभी कुछ कुछ हुआ। तो मैंने ये सारे एक्सपीरियंसेस नोट डाउन किए और एक जनरल पैटर्न में मैंने ये फिट किया। तो ये मैंने मेरा जो आर्टिकल मैंने स्टार्ट किया लिखना, उसका इंट्रोडक्शन ये कॉन्वर्सेशन था कि मेरा ये कॉन्वर्सेशन हुआ अपने पेरेंट्स के साथ। फिर मैंने ये रियलाइज किया और फिर जो थर्ड पैराग्राफ से मैंने ये लिखना स्टार्ट किया कि हमारे स्टैंडर्ड्स इतने लो हैं कि मुस्लिम्स ट्राई टू फिट इन, हम लोग इतने ज्यादा कोशिश करते हैं कि दूसरा हमें प्यार करे कि कोई ऐसा इंसान है जो जनरली हमें नफरत करता है और लेकिन हमसे प्यार करता है, तो हम उनके पीछे चले जाते हैं। तो इस टाइप से पर्सनल ऐसे का स्ट्रक्चर कर सकते हो। बहुत लोगों ने स्ट्रक्चरिंग के बारे में स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछा था। मैं और अगर आपके क्वेश्चंस हैं आई कैन आंसर मोर। अभी के लिए मैं आई हैव रिटन सम पॉइंटर्स। आप कोई भी आर्टिकल लिखना चालू करें, पहले आप हेडलाइन देने की कोशिश करें। ये थोड़ा सा अजीब सा फॉर्मेट है जो इंटरनेट एज में काफी आगे आया है। लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं कि सिर्फ हेडलाइन देख के आर्टिकल पढ़ा जाता है आजकल, लेकिन ये बहुत अच्छा एक्सरसाइज है एज अ राइटर, क्योंकि आपको जब आप हेडलाइन देने की कोशिश करते हैं किसी आर्टिकल की, आपको समझ में आता है कि आप एग्जैक्टली क्या बोलना चाहते हैं और आपका पॉइंट क्या है। तो आप जब भी लिख रहे हैं तो आप हेडलाइन, 2-3 हेडलाइन दीजिए, लेकिन आप हेडलाइन देने की कोशिश कीजिए कि ये आर्टिकल ऐसा बन के आएगा, ये है मेन पॉइंट इसका। इंट्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, खासकर पर्सनल एसेज में। आपका इंट्रोडक्शन जितना स्पेसिफिक हो सके उतना ज्यादा मजा आएगा किसी को भी पढ़ने में। अगर आप मुझे एक सीन में ले जाएं, शुरू फर्स्ट सेंटेंस में आप मुझे एक सीन में ले जाएं जहाँ पे मैं आपका जो मन में चल रहा है वो मैं पूरा समझ सकूं। आपको किसी ने क्या बोला, कोई कॉन्वर्सेशन है या कोई वहां पे ठंडा है गर्म है जो भी है, मुझे जितना डिटेल मिलेगा फर्स्ट में, मुझे तभी तुरंत पता चल जाएगा कि आपकी दुनिया क्या है। एक और पॉइंट है कि आप जब भी लार्जर आर्ग्यूमेंट बना रहे हैं, अगर आपका पॉइंट आप बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आप उसके अंडर आपके जितने सब पॉइंट्स हैं आप वो सोचिए और सबको लिखिए कि ये मेरा मेन पॉइंट है और ये सारी चीज इन पॉइंट को सपोर्ट करते हैं। बहुत सारे आर्टिकल में एक से ज्यादा पॉइंट बनाते हैं वो आर्टिकल, तो आप जितने आपके अगर 3-4 पॉइंट हैं, उसके हर 4 के अंदर अगर आर्ग्यूमेंट आप कर रहे हैं उसके अंदर और उसके फैक्ट्स होंगे जिसको सपोर्ट करते हैं। आप जब भी लिखते हैं कोई भी आर्टिकल और एक बार आपने लिख दिया, तो मैंने पहले भी बोला था कि राइटिंग इज एडिटिंग, आपको दोबारा लिखना पड़ेगा ही पड़ेगा। हर अच्छा राइटर दोबारा तिबारा लिखता है। एक बहुत चीज मेरे लिए यूजफुल है जब मैं लिखती हूँ, जब मैंने आर्टिकल एक लिख लिया, मैं कोशिश करती हूँ कि इसको प्रिंट आउट ले लूँ, नहीं तो फिर अगर मैं पेन पेपर से लिख रही हूँ तो वो ज्यादा इजी होता है। हर पैराग्राफ का मैं मेन पॉइंट क्या है वो नोट डाउन करती हूँ कि ये मेरा आर्टिकल है और इसमें 10 पैराग्राफ हैं। हर पैराग्राफ क्या कर रहा है, पैराग्राफ 1 क्या कर रहा है, पैराग्राफ 2 क्या कर रहा है, पैराग्राफ 3 क्या कर रहा है, इसको मैं अलग से लिखती हूँ। इससे क्या होता है, हमें वो समझ में आता है कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं और क्या ये बात एक फ्लो में है। ऐसा तो नहीं कि मैं बात इधर की बोल रही हूँ फिर उधर जा रही हूँ। जितनी बात एक पॉइंट से रिलेटेड है वो एक के नीचे एक आनी चाहिए। तो जब हम एक बार लिखते हैं तो सारे पैराग्राफ्स को अगर हम नोट डाउन करके देख लें कि इस पैराग्राफ का मेन पॉइंट क्या है, और फिर हम मेन पॉइंट्स 1 से 10 देखें, अगर वो 1 से 10 आपका पॉइंट्स फ्लो कर रहा है तो आपका आर्टिकल भी फ्लो करेगा। अगर थोड़ा और डिटेल में जाएं हम पर्सनल एसेज में, तो मैंने आप लोग के साथ आर्टिकल शेयर किया था एक, आज ही किया था तो शायद बहुत लोग नहीं पढ़ पाएंगे। मैंने एक स्क्रीनशॉट लिया है, अगर आप लोग तुरंत थोड़ा सा देख सकें तो मैं 2 मिनट देती हूँ पढ़ने के लिए।
राइट, ये आर्टिकल है व्हाट इट्स लाइक बीइंग हाफ दलित एंड हाफ ब्राह्मण, अबीक भट्टाचार्य का लिखा हुआ आर्टिकल है। इसमें ये बेसिकली लिखते हैं कि इसकी मदर जो है वो दलित है और उनके फादर, तो पूरे आर्टिकल में इन्हें अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है कि कैसे वो दो दुनिया में है हमेशा से। लेकिन मैं इसका इंट्रोडक्शन पे गौर करना चाहती हूँ। इसने जिस तरह से स्टार्ट किया है कि यू डोंट लुक लाइक योर मदर्स एंड देन देयर वाज साइलेंस, अ स्माइल, अ chuckle। तो ये जो पूरा सेटअप इसने किया है, ये हमें 4 सेंटेंसेस में ही हम इनकी दुनिया में इमर्स कर पाए थे कि ये पूरी उनकी दुनिया हमें समझ में आ गई कि इनको लोग बार-बार बोलते हैं कि आप अपने भाई की तरह नहीं दिखते हैं, जिनका मतलब है कि आप काले हैं। इस आर्टिकल में ये बताया गया कि क्योंकि वो लोअर कास्ट से है और उनके फीचर्स, उनके जो बाकी ब्राह्मण कज़िन्स हैं, उनसे डिफरेंट को कैसे फील होता है। लेकिन इसका स्टार्ट बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसका स्टार्ट बहुत एक कॉन्वर्सेशन हमें दिखाता है और इस कैरेक्टर को कैसा फील होता है वो पूरा सेटअप करता है कि मैं वहाँ खड़ा था, मैं कुछ बोल नहीं पाया और डाइनिंग रूम ऐसा था, वहाँ पे ऐसे लोग खड़े हुए थे। तो ये सेटअप बहुत इंपॉर्टेंट होता है पर्सनल एसे में कि आप रीडर को बता दें कि आपकी दुनिया क्या है। और आप देखेंगे 2-3 पैराग्राफ के बाद वो फाइनली बोलता है, आई वॉज बॉर्न टू अ ब्राह्मण फादर एंड अ दलित मदर। ये आर्टिस्ट है जो आप जनरली सेकेंड या थर्ड पैराग्राफ में आता है। पहले आपने सेटअप किया कि ये ऐसा हुआ, पहले आपने शो किया कि ये सिचुएशन है, फिर आपने टेल किया। तो राइटिंग का एक रूल होता है, शो नॉट टेल। मतलब पहले आप दिखाओ उसको कि क्या हो रहा है। आप शुरू से मुझे बात मत, आप स्टार्ट मत करो बोल के कि आई एम अ मुस्लिम वुमन, डोंट टेल मी दिस। पहले आप मुझे कुछ दिखाओ, अपने लाइफ में कुछ दिखाओ कि ऐसा हुआ आपके लाइफ में या ऐसा कुछ बोला किसी ने, वो आप मुझे वर्ल्ड व्यू दिखाओ। उसके बाद जब मैं उस वर्ल्ड व्यू में इमर्स हो गई, फिर आप मुझे बताओ कि आप क्या हो। तब रीडर इमीडिएटली तुरंत उसको समझ में आ गया कि यहाँ पे हो क्या रहा है। तो ये आर्टिकल और लंबा है, लेकिन मुझे है कि इस पेज से ही हमें समझ में आ गया कि आर्टिकल किस बारे में है और मेरा इंटरेस्ट एज अ रीडर ऑलरेडी बढ़ गया। एक और आर्टिकल है जो मैंने तस्नीम के बारे में बात किया था। उसने जो ये आर्टिकल लिखा था 3 years ago, I decided to get the hijab। इसमें उसने स्टार्ट किया है एक पाकिस्तानी सीरियल को लेके कि उस सीरियल में एक माँ और बेटी खड़े हैं और वो लोग एक दूसरे को देख रहे हैं और माँ उसकी ऐसे कपड़े पहनती है, शॉर्ट हेयर है, माँ बहुत मॉडर्न है और बेटी सलवार कमीज पहनी है। तो इसने पूरा सीन लेआउट किया और फिर सेकंड पैराग्राफ में बोला कि बीइंग अ यंग इंडियन मुस्लिम वुमेन, बहुत कम चीजें हैं जिसको मैं रिलेट कर सकती हूँ, जिससे मैं सोच सकती हूँ कि ये मेरे बारे में है, लेकिन ये सीन मुझे लगा कि ये मेरे लाइफ को दर्शाता है। तो ये भी बहुत अच्छा ओपनिंग वे ऑफ ओपनिंग है, जिससे तुरंत आप किसी भी रीडर का अटेंशन ग्रैब कर सकते हो और उसको एक दूसरी दुनिया में ले जा सकते हो। तो पर्सनल एसेज का फॉर्मेट ये होता है कि आप फर्स्ट स्टार्ट करो फ्रॉम योर पर्सनल एक्सपीरियंस, फिर आप थोड़ा जूम आउट करो। आप हमें बताओ कि ये हुआ, ऐसा इंसिडेंट हुआ तो आपको कैसा लगा, आप कौन हो, ये आप हमें बताओ। और थोड़ा और जूम आउट करो, फिर आप उससे रिलेट करो कि इस ये आपके साथ जो एक्सपीरियंस हुआ उससे सोसाइटी का क्या रिश्ता है। अगर आपको किसी ने कुछ बोला तो ये सब आपके साथ नहीं हो रहा है, बहुत लोगों के साथ हो रहा होगा। तो आप और जूम आउट करके हमें बताओ कि इसका रिलेशन क्या है। ये ये जो फॉर्मूला है, ये बहुत सारी स्टोरीज के साथ वर्क कर सकता है। आप अपनी कोई भी स्टोरीज अगर आप सोचोगे कि आप इस बारे में लिखना चाहते हो, तो अक्सर ये फॉर्मेट उसमें फिट कर सकता है। शायद 100% सब में नहीं करे, लेकिन ये एक इंटरेस्टिंग फॉर्मूला है जिससे आप खेल सकते हो और आप देख सकते हो कि आपका जिस बारे में आप लिखना चाहते हो, क्या इस स्टाइल से आपको लिखना इजी हो रहा है या नहीं। हम शायद कमेंट से जब डिस्कशन होगा तो आप बता सकते हो या हम और डिस्कस कर सकते हैं। तो बेसिकली पर्सनल एसे की बात यह है कि हमारे साथ जो सबसे यूनिक चीज हो रही है, जो हमको लगता है कि ये ऐसी चीज है जो एम्बैरेसिंग है, जिससे हमको शर्म आ रही है, हमको लगता है कि हम दबे हुए हैं, और इस वजह से हम बात नहीं करते हैं। पर राइटिंग ऐसी चीज है जिससे आप एक्चुअली में वो आपकी ताकत बन जाता है। आप अगर उसके बारे में लिखेंगे तो आपको मतलब आप
बहुत लोग आपको पढ़ेंगे और आप बात आगे रख सकते हैं। तो जो सबसे ज्यादा चीज है जो आपको जिससे शर्म आती है, इनफैक्ट वो आपका बेस्ट पॉइंट हो सकता है एक आर्टिकल के लिए। या फिर आप किसी चीज के बारे में स्ट्रांगली फील करते हैं, वो अगर आप लिखेंगे तो उससे आपकी बात आगे आ सकती है। एक और टाइप ऑफ आर्टिकल है जो काफी इजी है इन द सेंस कि बहुत लोग पब्लिश करते हैं आजकल, और आप लिख सकते हैं स्पेशली एज मुस्लिम वुमेन आप लिख सकते हैं, या फिर आप आपकी जो वेरियस आइडेंटिटीज है उसको लेके आप लिख सकते हैं। दैट इज कि पॉप कल्चर या मूवीज या शोज आते हैं, उनके रिस्पॉन्स में आर्टिकल्स आजकल बहुत छपते हैं कि अगर आपने कोई मूवी देखी और बहुत सारी मूवीज में एक मुस्लिम कैरेक्टर होता है, आप उस पर कमेंट कर सकते हैं कि ये मुस्लिम कैरेक्टर आपको कैसा लगा, कि आपको क्या लगा कि ये कोई स्टीरियोटाइप बढ़ा रहा है, या आपको ये लगा कि इसका डिपिक्शन अच्छा था। ऐसा बहुत कम ही होता है, लेकिन ये एक फॉर्मेट है जिसमें आजकल बहुत सारे वेबसाइट्स पब्लिश करते हैं। और अगर कोई नया शो आता है या नया मूवी आता है या कोई पुरानी मूवी भी है जो बहुत फेमस है, जैसे आजकल लोग दिल से वगैरह के बारे में बहुत ज्यादा बात करते हैं कि ये मूवी है, इसमें इंसर्जेंसी को ऐसा दिखाया गया है, इसमें कश्मीर को ऐसा दिखाया गया है। तो पॉपुलर कल्चर को रिस्पॉन्ड करने के लिए कि ये आपको जिस तरह से दर्शाया जा रहा है वो सही है कि नहीं, आपको कैसा फील हुआ, वो आप उसके बारे में आप लिख सकते हैं। मेरे आगे काफी पॉइंट्स हैं अबाउट पब्लिशेबल एंड लाइक आप पिच कैसे कर सकते हैं, लेकिन मैं पहले समझना चाहूंगी कि इस ऑडियंस का इंटरेस्ट क्या है, आपको किस बारे में बात करना चाहते हैं, तो मैं उस बेसिस पे आगे बढ़ सकती हूँ। कुछ वेबसाइट्स के नाम हैं जो मैंने कंपाइल किए हैं, जिसमें पब्लिशिंग काफी इजी है, और बहुत सारे लाइव वायर बहुत सारे यंग लोगों को पब्लिश करता है, कॉलेज एक्सपीरियंसेस या बहुत वाइड वैरायटी है। आप अगर लाइव वायर को देखेंगे, मेरे मोस्टली जितने आर्टिकल्स थे सारे लाइव वायर के थे। दैट इज अ वेरी गुड प्लेस टू पब्लिश योर राइटिंग। बाकी सारी जो पोर्टल्स है, फेमिनिज्म इन इंडिया, यूथ की आवाज, ये सारे बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश करते हैं पर्सनल ऐसे फॉर्म में। हो सकता है मोस्टली आई थिंक अरे को छोड़ के ये लोग पे नहीं करते आर्टिकल्स के लिए, मे बी बेटर इंडिया भी पे करता है। तो ये एक प्रॉब्लम है इन सब ब्लॉग्स में कि ये पेमेंट कोई नहीं देते हैं, लेकिन अगर आपको ऑडियंस रीच करनी है बड़ी, तो ये काफी अच्छे पोर्टल्स हैं। राउंड टेबल इंडिया कास्ट के बारे में बहुत बात करता है, और बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स होते हैं उसमें फ्रॉम लोअर कास्ट पर्सपेक्टिव, तो वो पढ़ना भी चाहिए हमें बहुत ज्यादा, अगर लिख सके तो लिखना भी चाहिए। और अरे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वेबसाइट है, वो पेमेंट भी होती है अरे में, एंड ऑफ कोर्स फेसबुक और व्हाट्सएप स्टेटस में आप लोग लिखते ही होंगे। I'll end my session here, and बड़ा मजा आएगा अगर आप लोग स्पेसिफिक चीजों पे बात कर सकें, तो मैं भी आपका हेल्प कर सकूं किसी पे, अगर आपको लिखने का मन है किसी टॉपिक पे, या फिर किसी और आपको कोई प्रॉब्लम होती है राइटिंग में, तो अगर आप स्पेसिफिक एग्जांपल्स मुझे देंगे तो मैं आपको और ज्यादा हेल्प कर सकती हूँ। थैंक यू।